जैसा हम जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखा, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है राज्यसभा से पीएम की हुंकार, एक अकेला कितनों पर भारी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार यादव जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। स्वागत आपका मनोज जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल जी भी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक पंडित जी भी जुड़े हैं। स्वागत आपका अशोक जी। सबसे पहले अतुल जी, शुरुआत आपसे करती हूं, क्योंकि ये एक परंपरा रही है कि राष्ट्रपति जब दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है और जाहिर है कि उसके बाद प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं। एक परंपरा है ये। ऐसा क्या रहा कि आज राज्यसभा में आप लोगों ने 88 मिनट तक पूरी कोशिश की कि शोर के साथ पीएम की आवाज दबा दी जाए? ये नाकाम कोशिश करने के पीछे क्या सोच थी? क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि जो बिंदु आपने उठाए हैं, जिस कारण आप लोग संसद तक आए हैं, कि उसका जवाब प्रधानमंत्री दें? नहीं, कल भी 85 मिनट का भाषण दिया था मोदी जी ने, तो कल भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था अदानी जी के बारे में कि एग्जैक्टली अदानी जी ने कितने का माल लूटा है देश का, कितने से इस देश के आम आदमी को लूटा है। और आप ये बात कहती है, हमने तो सवाल उठाए थे 2006 में मनमोहन सिंह साहब को राष्ट्रपति के अभिभाषण के उत्तर नहीं देने दिए, उनको टेबल में वो रखना पड़ा। तो भाजपा जो है, संसद नहीं चलने देना, संसद में रकस क्रिएट करना, इसे तो वो शस्त्र मानती है, संसद का शस्त्र मानती है। ये तो अरुण जेटली जी ने, सुषमा स्वराज जी ने कहा है, सारा देश जानता है। लेकिन क्या देश के सामने सच्चाई नहीं आनी चाहिए? तो अतुल जी, आपका मतलब है कि चूंकि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब उन्होंने जो किया उसी को देखते हुए इस बार आप लोगों को लगा कि मौका हाथ में है तो हम भी वैसा ही कर दें, तो आप लोगों ने अभिभाषण को रोकने की कोशिश की। आपने अपने मुद्दे उठाए, वो अलग बात है, लेकिन मेरा आपसे सवाल एक ये भी है अतुल जी कि क्या आपको लगता है कि जो आम जनता के जो मुद्दे हैं इस समय उन्हें उठा के उनके प्रति जवाब मांगने की बजाय आपको लगा कि सिर्फ यही एक मुद्दा है? क्या इसके पीछे राजनीति हावी नहीं थी जनहित की बजाय? देखिए, एलआईसी में किसका पैसा है? आम आदमी का पैसा है। एसबीआई में किसका पैसा है? आम आदमी का पैसा। कितना प्रतिशत? और जिस तरह से सुनिए प्रतिशत की बात नहीं, अगर 1 रुपया भी है और लूट रहा है ना देश का, तो महत्वपूर्ण होता है। सुनिए, और जिस तरह से कोयले का ओवर वैल्यूएशन किया, 5 रुपए का कोयला जो है वो 25 रुपए का दिखाया है, तो कोयले का ओवर वैल्यूएशन होने से कोयला हमें महंगा मिल रहा है और उसका सीधा परिणाम जो है वो बिजली बिल पर हो रहा है। तो इतना ज्यादा महंगा बता दिया गया है, अदानी जी इतना पैसा लूट रहे हैं कि हमारे नाते पोती भी इसका बिल भरते रहेंगे, इतना महंगा। तो लोगों पे जो चोट पड़ रही है उसका सवाल खड़ा करना, क्या ये लोगों की बात नहीं है तो किसकी बात है? प्रधानमंत्री जी ने कल कहा नल जल में 8 करोड़ लोगों को हमने आज तक दिया, नल जल से पानी, और आज कहते 11 करोड़ को। तो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो उस पे तो आपने सवाल खड़ा करना चाहिए। नहीं, ये आंकड़े तो वेबसाइट पे ही है। ये तो अतुल जी आप अपनी बात रख रहे हैं, आप विपक्ष के नाते आपको सवाल उठाने का पूरा हक है। लेकिन मैं तो आपने जो आंकड़े दिए हैं, 11 करोड़ बोला। नहीं, आपने के भाषण है ना कल का और आज का, अगर आप प्रधानमंत्री ने बोला है। दरअसल हुआ क्या है कि डिजिटल इंडिया के साथ सब कुछ पारदर्शी भी हो गया है, तो जो वेबसाइट है मंत्रालय की, उस वेबसाइट पर जो आंकड़े दिए जाते हैं वो आंकड़े सबकी पोल खोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके पास वापस आऊंगी अतुल जी, आपके पास बहुत सवाल है हमारे पास। जी बोलिए। ऐसा है कि 14.5 करोड़ किसान है इस देश में, पहले 11.5 करोड़ लोगों को पैसा दिया। कल का जो बजट आया उसमें जो फिगर आया इकोनॉमिक सर्वे में, वो 1 करोड़ 87 लाख किसान को ही पैसे दिया, बाकी को छोड़ दिया। ये भी सच्चाई है। उज्ज्वला की सच्चाई है, 9 करोड़ लोगों को उन्होंने गैस दिया। सेकंड सिलेंडर 87% महिलाएं सेकंड सिलेंडर नहीं भर पाई है। और जो पहली महिला है जिसे शुरुआत की थी उसका वीडियो आया है, वो चूल्हे पर सब जलाते हुए, उसके आयोजन में तो आरोप तो चलते रहेंगे यहाँ पर। चलिए, आपने बात नहीं, अब आपने मुद्दा उठाया है तो आइए इसका जवाब लेते हैं फिर। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? देखिए ममता जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी लगातार जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो कभी पेगासस को लेके आते हैं, कभी ये लोग राफेल के मुद्दे को उठाते हैं, और इस तरह के अनर्गल झूठ बोलना, तथ्यहीन बातें करना और फिर झूठ बोल करके माफी मांगना सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा दे करके, ये राहुल गांधी एंड कंपनी की आदत बन गई है। देखिए, छाछ तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद है। जिस तरह से इनके शासनकाल में रॉबर्ट वाड्रा डेवलपमेंट मॉडल चलता था, कमिश्नर और कट का जो मॉडल चलता था, करप्शन का मॉडल जो चलता था, मामा क्वात्रोची का मॉडल चलता था। आप देखिए, जीप घोटाले से लेकर के
राजीव गांधी फाउंडेशन का जो चंदा लिया है इन्होंने, उससे लेकर के 2G 3G कॉमनवेल्थ जितने भी घपले घोटाले इन्होंने किए हैं वो साफ साफ दिखाते हैं कि जो इनके अंदर निराशा भरी हुई है, क्योंकि इनको कमीशन नहीं मिल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी का शासन है जिसके कारण 27 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लोगों के, लाभार्थियों के खाते में सीधे जाते हैं। इनके ही प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर 1 रुपया मैं दिल्ली से देता हूं तो 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं, 85 पैसे वो कौन सा हाथ का पंजा खा जाता था। ये पारदर्शी रूप से अगर कोई सरकार चल रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं उद्योगपतियों पर, इस देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, इस देश के अंदर साम्यवादियों के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया कि ये देश सांप सपेरों का देश है। यहां के व्यापारी, यहां के उद्योगपति ठग हैं, चोर है। और आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं कि 2010 में यूपीए के शासनकाल के अंदर इंडोनेशिया में पहली कोल माइन किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। 2011 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनको कोल माइंस मिली उसमें किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। 65,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट एमओयू साइन हुआ राजस्थान सरकार में, तो किसने किया? इसी ग्रुप के साथ इन्होंने किया। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण मंत्रालय के आपत्ति के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने इनके साथ एमओयू साइन किया, तो किनके शासनकाल में किया? इनके शासनकाल में किया। मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या कहलाता है? ये मित्रता आपकी मित्रता नहीं है? ये एक तरह से नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का जो चलन चला है, नरेंद्र मोदी जी को जो टारगेट करने का चलन चला है, वो लगातार अभी भी बदसूरत जारी है। और ममता जी, आप देखिए, इनके राहुल गांधी जी बोलते हैं मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, जो एक प्रायश्चित यात्रा है, लगातार अपने पापों को धोने की यात्रा है। और उसमें ये बोलते हैं महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, इसका मुद्दा उठाते हैं। जनता के सरोकार के मुद्दे मैं पूछना चाहता हूं, कितने जनता के सरोकार के मुद्दे इन्होंने उठाए? एक मुद्दा नहीं उठाया, केवल नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करना। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद है। इनके झूठे आरोपों के सामने हम ना डरने वाले हैं, ना डटने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं मनोज जी कि इनके पास बहुत अच्छा मौका रहा विपक्ष के पास कि वो अपने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते, ताकि जनता भी सोचती कि हमारे लोग गए हैं वहां पर हमारे प्रतिनिधि, तो वो अपना जिम्मेदारी समझ के उठा भी रहे हैं। मैं आपसे जी जवाब देना चाहते हैं ममता जी? मनोज जी, एक मिनट इनको जवाब देने दीजिए। अतुल जी, अपनी बात रखिए, फिर मेरे को अशोक जी के पास जाना है। देखिए, ये 2014 के बाद अलग चलन हुआ है, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना है, गाली देना है। अरे मुझे गाली दे रहे, सवाल पूछना, गाली दे रहे। तथ्य बताइए। रोना छोड़िए। अतुल लोंढे जी, अगर आपके पास तथ्य है, अगर आपके पास आधार है, तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं आपको संसद के पटल पर उसको रखना चाहिए। लेकिन झूठ बोल करके, गाली दे करके, भ्रामक तथ्य पेश करके आप लोग भाग जाते हैं और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगते हैं, हलफनामा देते हैं। आप इनके बीच में बोला नहीं मैं। अतुल जी, आप अपनी बात रखिए। नहीं, जवाब चलिए, आप पहले अपनी बात रखिए, आप उसके बाद हम आपके पास आएंगे। नहीं, ये बीच में बोले, मैं नहीं बोला था, क्योंकि डर गए। मैं अभी सच्चाई खोलने वाला हूँ। नहीं यार, डरने वाली बात कोई नहीं है। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे। ऐसा है कि इन्होंने बोफोर्स के आरोप किए, कतरोची का नाम लिया, हमने जेपीसी लगाने की ताकत रखी, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला खत्म हो गया। फिर उसके बाद में इन्होंने आवाज नहीं निकाला। 6 और अभी 9, 15 साल हो गए इनकी सरकार है। दूसरा 2G का इन्होंने अभी मामला निकाला। 2G चिल्लाए। जज ने कहा मैं 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी नहीं लाया। तो आरोप अनर्गल अतुल जी, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप क्यों नहीं जा रहे कोर्ट? सुनिए ना, आप सुनने को तैयार नहीं। उनको सवाल नहीं पूछा, उनका पूरा भाषण सुन लिया। मैं तथ्य सामने रख रहा हूं तो टोक रहे आप बीच में। चलिए बोलिए। सुनिए ना, डीआरआई ने 16, मैंने जो कोल की केस बताई वो डीआरआई ने इन्वेस्टिगेट की है, लेकिन उसके ऊपर ना सेबी ने कुछ किया, क्योंकि सेबी में जतिन मेहता है, वो विनोद अदानी जी के समधी है, करण अदानी के ससुर है। वहां से भी क्या अपेक्षा करेंगे? अंडर कोएल्यूएशन ऑफ कोल 2021 में डीआरआई ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने आरोप रखा उनके ऊपर, कोई केस आगे नहीं गई। इसके ऊपर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, जो एक्सचेंज होता है, सीबीआई हो, सीरियस फ्रॉड ऑफेंस विंग हो, इनकम टैक्स हो, ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ईडी की, उसके वहां वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करके सारी एजेंसियां उसमें जांच करती है। लेकिन किसी सबको साफ सुन गया, किसी ने उसकी आगे इंक्वायरी नहीं की, जो आरोप सिद्ध हो चुके थे। अभी तीसरी बात इन्होंने कहा सबूत रखो। एक सबूतों का 8 करोड़ का, 13 करोड़ का, उज्ज्वला का भी मैंने रखा। मुझे एक बात बताइए, ईडी का इस्तेमाल ये करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लताड़ा है कि जिस तरह से राउत साहब पर और अनिल देशमुख के साहब के ऊपर जिस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, इसका स्ट्रिक्चर पास किया है। तीसरी बात,
जब ईडी जो है वो अपोजिशन के लीडर पे इस्तेमाल होता है, मुकुल वर्मा लो चाहे फिर टीडीपी के 4 सांसद अतुल जी, इनकम टैक्स सीबीआई, सुनिए बात सुनिए अतुल जी, ये फहरिस्त तो आप गिनाते चले जाएंगे। सिर्फ 10 सेकंड सबूत रख रहा हूँ आप सबूत रख सकते हैं। दरअसल हम ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं चाहते इस चर्चा को बनाना। मुझे बोलने 10 सेकंड मुझे दीजिए। तथ्य सामने रख रहा हूं मैं। नहीं, मैं ममता जी आपके तथ्य हो गए। अच्छा, आपने जो तथ्य रखे विपक्ष में अतुल जी, आपने अपनी बात रखी, वो दूध के दूल्हे साफ, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, अब दूसरों को भी बोलने दीजिए। चोरी को चलिए अशोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ममता जी, मुझे मनोज जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, केवल 10 सेकंड जी। ममता जी, ऐसा है, ये जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, अभी बताइए ये किनके साथ किनकी मित्रता है? अशोक गहलोत और अडानी जी का फोटो है, और आप देखिए इसके अंदर इन्हीं के रॉबर्ट वाड्रा जी का मॉडल है, रॉबर्ट वाड्रा जी का फोटो उनके साथ में। तो मैं पूछता हूं कि ये कौन सी मित्रता है और किस तरह की मित्रता है? देखिए, इस देश के अंदर किस तरह का चलन चल गया। आप देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करना, न्यायालय का फैसला नहीं आया तो न्यायालय पर चोट करना, ईवीएम पर ठीकरा भोनना, निर्वाचन आयोग को गाली देना, आरबीआई अगर आर्थिक आंकड़े देखी है तो आरबीआई को गाली देना, और इसी तरह से लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, कभी सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, कभी धर्म की बातें करना, हिंदुत्व को गाली देना। ये इस तरह के मुद्दे हैं जो लगातार हमारी संवैधानिक संस्थाओं को, सेना को लगातार अपमानित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। इनको विदेशी संस्थाओं पर विश्वास है, लेकिन भारत की संस्थाओं पर विश्वास नहीं, भारत के न्यायालय पर विश्वास नहीं है, भारत के निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं है। चाहूंगी कि इस ठीक है, और आपके पास है, अगर आपके पास प्रूफ है, अगर आपके पास प्रूफ है तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप पार्लियामेंट में रखिए। अतुल लोंडे जी, या चीखने चिल्लाने से नहीं होगा, सड़क से संसद नहीं चलती है। अगर आपके पास में प्रूफ है तो आपको पार्लियामेंट में रखना चाहिए, पार्लियामेंट के पटल पर रखिए। आपके राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं पटल पर रखा? आप यहाँ पर देखो, आप केवल जनता को गुमराह करने के लिए टीवी चैनल पर और केवल बाइट देते हैं, केवल बाइट देते हैं टीवी चैनल पर। चमकने से देश की जनता आपको आशीर्वाद नहीं देने वाली है। आपने अपनी बात रखी, आपके पास तथ्य है तो संसद के पटल पर रखिए। मनोज जी एक मिनट, झूठ बोल करके माफी मांगने का एक चलन तो कांग्रेस पार्टी। मनोज जी और अतुल जी, यहाँ पे आप दोनों को रोकना चाहूंगी और इस वक्त मैं सवाल लेना चाहूंगी अशोक टंडन जी से। अशोक जी, आपने ये परिपाटी लगातार देखी है कि जिस वक्त ये चर्चा होती है इसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन अब जो परिपाटी हम संसद के पटल पर देख रहे हैं वो क्या संकेत देती है, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम बिंदुओं पर जवाब देते हुए इस बात को सामने रखा कि एक अकेला सब पर भारी, क्या ये हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके के मुद्दे पटल पर उठाए गए वो किसी राजनीति के तहत विपक्ष चाह रहा था चर्चा का जवाब मांगना, जबकि वो शोर मचा रहे थे, पीएम को बोलने नहीं दे रहे थे? वाह, क्या पत्रकारिता है। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर भी जो चर्चा हुई उसमें सभी लोगों को बोलने का अवसर दिया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री उसका जवाब देने के लिए उठते हैं तो लगातार पूरे 85 मिनट उसमें एक शोर मचाकर उसको जो एक तरह से रोकने की कोशिश है, ये कोई अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बोलने दिया, किसी भी सदस्य को बोलने से रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब चर्चा पूरी इस प्रकार से हुई कि सभी लोग अपनी अपनी बात रख सके, तो ऐसे में फिर प्रधानमंत्री को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। तो उसमें लगातार शोर करके मुझे नहीं लगता विपक्ष ने कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर किया होगा, बल्कि उल्टा पड़ा, क्योंकि जितनी ऊर्जा और जोश के साथ आज आक्रामकता प्रधानमंत्री ने अपने 85 मिनट के भाषण में दिखाई, वो उन पर भारी पड़ गई। और इसलिए उन्होंने कहा कि एक अकेला जो है वो सब पर भारी पड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी आवाज आप दबा नहीं पाए हैं। और जिस जोश के साथ, ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री ने सभी बातों का जवाब दिया, विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया, और कांग्रेस को तो उन्होंने बख्शा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ही ये प्रयास था कि ये भाषण प्रधानमंत्री का जो उत्तर है उसको ना होने दिया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि संसदीय लोकतंत्र में जो एक अच्छी परंपरा ये होती है कि सबको बोलनी है, और लेकिन प्रधानमंत्री सदन के नेता भी होते हैं, तो उनको बोलने देना, ये एक बहुत आज ना देने देना जो है बहुत अशोभनीय था, और मैं समझता हूँ इससे कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा प्रधानमंत्री ने
अपनी बात रखी। 85 मिनट तक लगभग वो देश को संबोधित करते रहे। उन्होंने अपने जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको गिनाया पूरी तरह से, और संसद में जो आरोप लगे उनको उन्होंने कहा कि देखिए मेरे हाथ में तो गुलाल था और किसी के हाथ में कीचड़ था, दोनों ने ऊपर उछाल दिया। तो ये जो एक उन्होंने उदाहरण देकर कहा, और कहा कि जितना भी कीचड़ मेरी सरकार के ऊपर या मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर विपक्ष उछालेगा उतना ही कमल और खिलेगा। तो ये एक आक्रामकता जो आज प्रधानमंत्री ने दिखाई, उससे एक मुंह तोड़ जवाब जिस तरह से उन्होंने दिया, मुझे लगता है कि विपक्ष को सबक सीखना चाहिए कि सभी को बोलने का मौका दिया जाए। और अशोक जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए और जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से पीएम ने जवाब दिया, उसके बाद क्या यह भी लगता है आपको कि अब जो पूरा नैरेटिव, क्योंकि पीएम ने नैरेटिव की बात की कि विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहा है जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहा, क्या अब नैरेटिव ही है जो बदल रहा है, विकास की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है ये नैरेटिव? अब देखिए, विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सत्ता पक्ष को घेरे, और उसी के चलते ही सदन में जो बहस हुई, दोनों सदनों में जो बहस हुई, उसमें विपक्ष के नेताओं ने अपनी बात रखी, आरोप लगाए। लेकिन जब जवाब देने की बात आती है तो उस समय उनको न सुनना और न बोलने देना, मुझे लगता है इससे विपक्ष को नुकसान हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री तो अपनी बात पूरी कर गए, उन्होंने ये जवाब भी दिए, और कांग्रेस का तो उन्होंने पूरा कूड़ा चिट्ठा ही निकाल के रख दिया पिछले 6 दशक का। और उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार से आरोप लगते हैं, उन्होंने जो बात हुई कि बहुत नाम संस्कृत के नाम पर रखे जा रहे हैं सरकार की योजनाओं के, तो उन्होंने कहा कि देखिए 600 तो योजनाएं और नाम तो नेहरू गांधी फैमिली के ही हैं। फिर बात आई कि आप जो है राज्य सरकारों को गिराते हैं, तो उसका भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 90 जो है 356, यानी बहुत सारे मुद्दे अशोक जी प्रधानमंत्री ने उठाए हैं, चाहे वो आपने मौका दे दिया प्रधानमंत्री को विपक्ष को आड़े हाथ लेने का, और अपनी बात को एक सफल तरीके से अपनी योजनाओं को, अपने कार्यान्वयन जो भी कार्रवाई हुई है उसको उजागर करने का। तो कुल मिलाकर आज अगर कहा जाए तो विपक्ष ने कोई ब्राउनी पॉइंट स्कोर नहीं किया, हालांकि एक बहुत बड़ा अवसर था विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष एक ही मुद्दे पर अड़ा रहा, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि विपक्ष वो महत्वपूर्ण मुद्दे भी नहीं उठा सका जो आम जन से जुड़े हुए। फिलहाल चर्चा में वक्त इतना ही है। शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।